प्राचीन काल में जब अवंती राज्य पर बुद्धिमान राजा चंद्रवर्मन का शासन था, वहां लोहापुर नाम का एक छोटा सा गांव था जिसका अर्थ है लोहे का शहर। यह नाम बिल्कुल सही था क्योंकि यह गांव पास की पहाड़ियों से निकाले गए लोहे के खनन और गढ़ाई पर निर्भर था। यह रईसों का नहीं बल्कि मजदूरों का घर था। रेशम और सुगंध का नहीं बल्कि मांसपेशियों और पसीने का घर था। इस गांव में 30 वर्षीय विक्रम नाम का एक लोहार रहता था। उसे यह भट्टी अपने पिता से विरासत में मिली थी, जिन्हें यह अपने दादा से मिली थी, और यह लोहारों की 7 पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा थी। यह भट्टी गांव के किनारे पर स्थित थी, पत्थर और ईंटों से बनी एक साधारण संरचना जिसकी छत फूस की थी, और भट्टी से लगातार धुआं निकलता रहता था, जहां लोहे को तब तक गर्म किया जाता था जब तक कि वह लाल न हो जाए। विक्रम ज्यादातर लोहारों से अलग था, इसलिए नहीं कि वह ज्यादा ताकतवर था, हालांकि उसकी बाहें बरसों तक धातु पर हथौड़ा चलाने से मांसल हो गई थीं। इसलिए नहीं कि वह ज्यादा कुशल था, हालांकि उसके औजार दशकों तक चलने के लिए जाने जाते थे, बल्कि इसलिए कि वह सोचता था जहां दूसरे लोहार पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही पारंपरिक विधियों का ही पालन करते रहे, विक्रम ने प्रयोग किए। उन्होंने अलग अलग तापमानों का परीक्षण किया, उन्होंने नई मिश्र धातुओं का परीक्षण किया, उन्होंने धातु के व्यवहार का अवलोकन किया और उसके गुणों को सीखा। कुछ लोग उन्हें सनकी कहते थे, कुछ लोग उन्हें स्वप्नदर्शी, लेकिन उनके उत्पाद निर्विवाद रूप से श्रेष्ठ थे। उनकी पत्नी मीरा और 3 बच्चे थे। वे सादगी से रहते थे। एक लोहार की आमदनी ज्यादा नहीं होती थी, खासकर एक छोटे से गांव में जहां ज्यादातर लोग उनके जैसे ही गरीब थे। लेकिन विक्रम की एक शांत महत्वाकांक्षा थी। जरूरी नहीं कि वह धन दौलत की महत्वाकांक्षा हो, बल्कि कुछ सार्थक रचने की, घोड़े की नाल और औजारों से आगे किसी और चीज के लिए याद किए जाने की। विक्रम, उसकी पत्नी अक्सर कहती, तुम बहुत मेहनत करते हो, थोड़ा आराम करो, सीखने के लिए हमेशा कुछ न कुछ होता है। उसने अपनी नई घड़ी हुई कलाकृति को देखते हुए जवाब दिया, काम करने का हमेशा एक बेहतर तरीका होता है। यही जिज्ञासु मन उसे खस बनाता था, और यही गुण उसकी जान बचाता, और एक राजकुमार की जान भी। राजा चंद्रवर्मन के अधीन अवंती राज्य समृद्ध था। राजा न्यायप्रिय थे, प्रजा काफी सुखी थी और सीमाएं सुरक्षित थीं। राजा का एक इकलौता पुत्र राजकुमार देवेंद्र, जो 22 वर्ष का युवक था, राजगद्दी का उत्तराधिकारी बना। देवेंद्र एक राजकुमार से अपेक्षित हर चीज में माहिर थे, सुंदर, बलवान, युद्ध कला और सांख्यिकी में पारंगत। लेकिन उनमें एक कमी थी, वे लापरवाह थे। विशेष अधिकार और प्रशंसा से भरे जीवन से प्रेरित अपराजेयता का भाव उन्हें अनावश्यक जोखिम उठाने के लिए प्रेरित करता था। शिकार करना उसका जुनून था, साधारण शिकार नहीं बल्कि बड़े खतरनाक जानवरों का शिकार। बाघ, भालू, जंगली भैंस। जितना ज्यादा खतरा उतना ही ज्यादा मजा उसे आता था। उसके सलाहकार अक्सर उसे जरूरत से ज्यादा जोखिम लेने से मना करते थे, लेकिन वह आत्मविश्वास से भरी हंसी के साथ उनकी चिंताओं को टाल देता था। मैं अवंती का राजकुमार हूं, उसने घोषणा की। कोई भी जानवर मुझे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं कर सकता। यह युवा अहंकार था, लेकिन खतरनाक अहंकार था। एक पतझड़ के दिन राजकुमार ने लोहापुर के पास के जंगल में एक बड़े शिकार का आयोजन करने का फैसला किया। अफवाहें थीं कि एक राक्षसी बाघ गांवों में आतंक मचा रहा है, मवेशियों और कभी कभी लोगों को भी मार रहा है। देवेंद्र ने इसे एक बेहतरीन चुनौती के रूप में देखा। हम इस बाघ को मार देंगे, उन्होंने अपने साथियों से घोषणा की, और हम यह साबित कर देंगे कि अवंती अपने लोगों की रक्षा करती है। तैयारियां हो गईं। 20 आदमियों का एक शिकार दल इकट्ठा किया गया। सैनिक, पेशेवर शिकारी और कई रईस जो एक शाही साहसिक कार्य में भाग लेना चाहते थे। हथियार तेज किए गए, घोड़े तैयार किए गए, और वे भोर होते ही जंगल की ओर निकल पड़े। शिकार उन्हें जंगल के भीतर जाने पहचाने रास्तों से परे जंगली इलाके में ले गया, जहां बहुत कम इंसान आते जाते थे। ट्रैकर्स को बाघ के पैरों के निशान मिले, बहुत बड़े, जो एक असाधारण रूप से बड़े जानवर का संकेत थे। उत्साह बढ़ता गया। वह बहुत करीब है, मुख्य ट्रैकर फुसफुसाया, बहुत करीब। शिकार को घेरने की एक आम रणनीति के तहत समूह अलग हो गया। निजी गौरव की चाहत में देवेंद्र सिर्फ 3 पहरेदारों के साथ निकल पड़ा। उसे अंदाजा नहीं था कि वह एक जानलेवा गलती कर रहा है। बूढ़ा और चालाक बाघ पहले भी इंसानों का शिकार कर चुका था।
वह उनकी चालबाजियों से वाकिफ था और गिरने के बजाय वह शिकारी बन गया। उसने मुख्य समूह पर नहीं बल्कि बिछड़े हुए राजकुमार पर हमला किया। हमला तेज और क्रूर था। बाघ झाड़ियों से कूदा और 2 रक्षकों को तुरंत मार गिराया। तीसरे रक्षक ने एक तीर चलाया जिससे वह और भड़क गया। उसके एक ही पंजे के वार से वह गिर पड़ा। देवेंद्र अपनी योग्यता के अनुसार घबराया नहीं। उसने अपनी तलवार निकाली और बाघ का सामना किया, लेकिन उसकी तलवार हालांकि सोने और कीमती पत्थरों से जड़ी हुई थी, एक दरबारी लोहार द्वारा गढ़ी गई थी जो कार्यक्षमता से ज्यादा सुंदरता को प्राथमिकता देता था। बाघ के पंजों के पहले ही वार में तलवार चकनाचूर हो गई। राजकुमार निहत्था खड़ा था, एक बाघ के सामने जिसका वजन उससे 3 गुना ज्यादा था। मौत निश्चित लग रही थी। यही वह क्षण था जब विक्रम कहानी में आया। विक्रम उस दिन संयोग से जंगल में था। वह एक खास किस्म के लौ अयस्क की तलाश में था जिसके बारे में उसने सुना था कि पहाड़ियों में मौजूद है। उसकी खोज उसे लोहापुर से बहुत दूर जंगल के उस हिस्से में ले गई जहां वह बहुत कम जाता था। उसने शिकार की आवाजें सुनी, चिल्लाने की आवाजें, घोड़ों की, कुत्तों की। उत्सुकता से लेकिन सावधानी से वह आवाज की ओर बढ़ा और फिर उसने कुछ अलग सुना। बाघ की दहाड़, डर से इंसानी चीख। विक्रम आवाज की ओर दौड़ा और उसने एक भयावह दृश्य देखा। एक राजकुमार, उसने उसे उसके शाही वस्त्रों से पहचान लिया, एक चट्टान पर फंसा हुआ था। एक बाघ अपनी अंतिम छलांग लगाने की तैयारी कर रहा था। मृत रक्षक इधर उधर बिखरे पड़े थे। मदद के लिए कोई नहीं था। ज्यादातर लोग तो भाग जाते। बिना उचित हथियारों के बाघ का सामना करना आत्महत्या के समान था। लेकिन विक्रम ज्यादातर लोगों जैसा नहीं था। उसका दिमाग तेजी से काम करता था, हालात का जायजा लेता था, समाधान ढूंढता था। उसके पास कोई हथियार नहीं था, बस काम के औजार थे। एक हथौड़ा, एक छेनी और कुछ और चीजें। तेल की एक छोटी बोतल जिससे वह धातु को तपाता था। और उसके दिमाग में एक शानदार विचार आया। बाघों की नजर बहुत अच्छी होती है, लेकिन उनकी एक कमजोरी भी होती है, संवेदनशील और कमजोर आंखें। और आग, बाघ आग से डरते हैं। विक्रम ने अपने थैले से कपड़े के टुकड़े निकाले, उन्हें जल्दी से ज्वलनशील तेल में भिगोया और हमेशा अपने साथ रखे चकमक पत्थर से उन्हें जलाया। उसने अस्थाई मशालें बनाई और लपटें लहराते हुए आगे बढ़ते हुए चिल्लाया। राजकुमार पर हमला करने से कुछ क्षण पहले बाघ एक नए खतरे का सामना करने के लिए मुड़ा। उसने एक छोटे से इंसान, राजसी योद्धा की तुलना में, को आग लहराते और शोर मचाते देखा। सहज वृत्ति ने भूख से लड़ाई लड़ी। सहज वृत्ति जीत गई। बाघ पीछे हट गया, लेकिन वह पूरी तरह भागा नहीं। वह गुर्राता हुआ चक्कर लगाता रहा, कोई रास्ता ढूंढता रहा। विक्रम मशालें लहराता रहा, शिकारी और राजकुमार के बीच संतुलन बनाए रखता रहा। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। मशालें बस कुछ ही मिनटों तक चलेंगी। उसे एक ज्यादा स्थायी उपाय चाहिए था। राजकुमार, वह बाघ से नजरें हटाए बिना चिल्लाया, क्या आप उस पेड़ पर चढ़ सकते हैं? देवेंद्र अभी भी सदमे में था। उसने पास के एक पेड़ की ओर देखा। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो करो अभी। विक्रम ने बाघ को व्यस्त रखा, जबकि देवेंद्र पेड़ पर चढ़कर एक सुरक्षित शाखा पर पहुंच गया। राजकुमार के सुरक्षित पहुंचते ही विक्रम ने अपनी योजना का दूसरा भाग अंजाम दिया। उसने अपना हथौड़ा उठाया, वह भारी लोहे का औजार जो वह भट्टी में इस्तेमाल करता था। और जब बाघ छलांग लगाने को तैयार हुआ, विक्रम पीछे नहीं हटा। वह आगे बढ़ा, अपनी टोपी से बाघ को अस्थायी रूप से अंधा कर दिया और अपनी पूरी लोहार जैसी ताकत से हथौड़े से बाघ के सिर पर वार किया। इस प्रहार से बाघ मरा नहीं। बाघों की खोपड़ी मोटी होती है, लेकिन वह अचेत हो गया। इससे पहले कि वह संभल पाता, विक्रम ने फिर वार किया और फिर से। यह कोई शानदार लड़ाई नहीं थी, यह कोई महान युद्ध नहीं था, यह तो क्रूर जीवन रक्षा थी। आखिरकार घंटों जैसे लगने वाले कुछ मिनटों के बाद बाघ गिर पड़ा, मरा हुआ या इतना जख्मी कि लड़ने लायक नहीं था। विक्रम हांफता हुआ, खून से लथपथ, बाघ और अपने ही जख्मों से घुटनों के बल गिर पड़ा। तुमने उसे मार डाला, देवेंद्र ने पेड़ से कहा। उसकी आवाज आश्चर्य और अविश्वास से भरी थी। एक लोहार ने हथौड़े से बाघ को मार डाला। एक लोहार और ढेर सारा ज्वलनशील तेल। विक्रम ने कमजोर मुस्कान के साथ सुधारा। और महामहिम सुरक्षित हैं, यही मायने रखता है।
जब बाकी शिकारियों ने आखिरकार राजकुमार को ढूंढ निकाला तो वे हैरान रह गए। मृत रक्षक, विशालकाय बाघ मरा हुआ, राजकुमार जिंदा और खून से लथपथ एक लोहार उस जानवर के शव के पास खड़ा था। यहाँ क्या हुआ? गार्ड के कमांडर ने पूछा। देवेंद्र ने पूरी कहानी सुना दी, कुछ भी नहीं छोड़ा। वह कितना लापरवाह था, कैसे पहरेदारों को मार डाला गया था, कैसे इस लोहार ने, इस बिल्कुल अजनबी ने सिर्फ चालाकी और हिम्मत से उसकी जान बचाई थी। तुम्हारा नाम क्या है? देवेंद्र ने विक्रम से पूछा। विक्रम, महामहिम, लोहापुर के लोहार विक्रम, राजकुमार ने दोहराया। तुमने मेरी जान बचाई, ये बात कभी नहीं भूली जाएगी। तुम मेरे साथ महल चलोगे, मेरे पिता राजा तुम्हारी बहादुरी के बारे में सुनेंगे। विक्रम विरोध करना चाहता था, उसके पास नौकरी थी, परिवार था, लेकिन राजकुमार का निमंत्रण कोई ठुकराता नहीं, और इसीलिए बाघ के खून से लथपथ और अभी भी एड्रेनालाइन से कांपते हुए बेचारे लोहार विक्रम को शाही महल ले जाया गया। अवंती का महल सुंदरता का एक अद्भुत नमूना था। बादलों को छूती मीनारें, स्वर्ग जैसे बाग, इतने बड़े हॉल कि विक्रम का पूरा गांव समा जाए। उसने ऐसा वैभव पहले कभी नहीं देखा था। राजा चंद्रवर्मन ने अपने बेटे की कहानी को सुनते समय भय, खतरे के बारे में सुनकर से राहत, यह जानकर कि वह सुरक्षित है, और प्रशंसा, विक्रम की बहादुरी के बारे में सुनकर तक के भाव व्यक्त किए। स्मिथ, राजा ने कहा। उसकी आवाज सिंहासन कक्ष में गूंज रही थी। तुमने मेरे बेटे, मेरे उत्तराधिकारी, मेरे इकलौते बेटे को बचा लिया। कोई भी इनाम बहुत बड़ा नहीं होता। अपनी कीमत बताओ। सोना, जमीन, उपाधि? विक्रम अपने दाग लगे कपड़ों में सिंहासन के सामने खड़ा था। खुद को छोटा महसूस कर रहा था, पर डरा नहीं। महाराज, उसने आदरपूर्वक कहा, मैंने महारानी को इनाम के लिए नहीं बचाया, मैंने उन्हें इसलिए बचाया क्योंकि यही सही था। चरित्र की महानता, राजा ने सहमति जताते हुए कहा, लेकिन फिर भी इसका पुरस्कार मिलना ही चाहिए। मैं जोर देता हूं। विक्रम ने जल्दी से सोचा। वह सोना मांगकर अपने परिवार की आर्थिक समस्याओं को हमेशा के लिए हल कर सकता था। वह जमीन मांगकर जमींदार बन सकता था, लेकिन उसका दिमाग कुछ और ही काम कर रहा था। महाराज, उसने धीरे से कहा, अगर मैं एक अनुरोध कर सकता हूं, तत्काल धन की नहीं बल्कि अवसर की। मुझे महल के लिए हथियार बनाने की अनुमति दीजिए। मुझे यह साबित करने दीजिए कि लोहारी कौशल केवल घोड़े की नाल बनाने से कहीं बढ़कर राज्य की सेवा कर सकता है। दरबार में एक बड़बड़ाहट हुई। एक अजीब सी मांग, सीधे सोने या उपाधियों की बात नहीं, बस मजदूरी। रंजन नाम का एक लोहार जो दरबार में था, भौहें चढ़ा रहा था। उसे अपनी कुर्सी पर खतरा नजर आ रहा था, लेकिन राजा हैरान था। तुम नौकरी मांग रहे हो जबकि तुम्हारे पास बहुत पैसा हो सकता है? महाराज, मैं अपनी योग्यता सिद्ध करने का एक अवसर मांग रहा हूं। उद्देश्य के बिना भाग्य व्यर्थ है, लेकिन कुशलता से राज्य की सेवा करना इसका अर्थ है। राजा मुस्कुराया। बुद्धिमान भी और बहादुर भी। बहुत अच्छा, तुम्हें मौका जरूर मिलेगा। कोई हथियार बनाओ। अगर वह आज के लोहार के बनाए हथियार से बेहतर निकला तो तुम्हें महल में जगह मिल जाएगी। अगर नहीं तो भी मेरे बेटे को बचाने के लिए तुम्हें सोने का इनाम मिलेगा। सौदा पक्का हो गया। विक्रम लोहापुर लौटा तो तुरंत सोना लेकर नहीं, बल्कि कुछ और ज्यादा कीमती लेकर, एक मौका लेकर। अगले हफ्तों में विक्रम ने पहले कभी नहीं किया था, बल्कि उस तरह काम किया। वह सिर्फ हथियार नहीं गढ़ रहा था, वह भविष्य गढ़ रहा था। उसने अलग अलग मिश्र धातुओं के साथ प्रयोग किए और याद किया कि कैसे एक नाजुक मौके पर राजकुमार की तलवार टूट गई थी। सुंदरता जीवन की रक्षा नहीं करती, वह काम करते हुए बुदबुदाया, ताकत करती है, विश्वसनीयता करती है। उन्होंने एक ऐसा स्टील ब्लेड बनाया जिसमें दो अलग अलग तरह के लोहे का मिश्रण था, एक तेज धार के लिए कठोर, दूसरा ब्लेड की लचीलेपन के लिए नरम। यह तकनीक प्रायोगिक थी, जो उनके द्वारा वर्षों से विकसित किए गए सिद्धांतों पर आधारित थी। इसमें हफ्तों तक परीक्षण और त्रुटियां चलीं। मीरा अपने पति को रात रात भर काम करते देखती रही। उसने विरोध करते हुए कहा, तुम ऐसे काम करके खुद को मार डालोगे, यही हमारा मौका है। विक्रम ने कहा। उसकी आंखें थकान से लाल थीं, लेकिन दृढ़ संकल्प से चमक रही थीं। कुछ और बनने का हमारा मौका। आखिरकार हथियार तैयार हो गया। यह दरबारी लोहार की तलवार से ज्यादा अलंकृत नहीं था। इसमें सोने या कीमती पत्थरों की कोई जड़ाई नहीं थी, लेकिन जब विक्रम ने इसका परीक्षण किया तो इसने मक्खन की तरह
दूसरे ब्लेडों को काट डाला। यह बिना टूटे मुड़ गया। यह रूप से ज्यादा कार्य की एक उत्कृष्ट कृति थी। वह तलवार लेकर महल में गया। राजा, राजकुमार और पूरे दरबार की मौजूदगी में एक प्रतियोगिता आयोजित की गई। रंजन, जो उस समय लोहार था, ने अपनी कलाकृति पेश की। एक खूबसूरत तलवार जिसका हैंडल हाथी दांत का था और जिसकी धार शीशे जैसी चमकीली थी। राजा ने शिल्पकला की प्रशंसा करते हुए कहा, प्रभावशाली। फिर विक्रम ने अपना हथियार पेश किया। रंजन के काम की तुलना में वह साधारण लग रहा था। काम चलाऊं, लगभग कच्चा। वह इतनी सुंदर नहीं है, अदालत में किसी ने धीरे से कहा। दबी हुई हंसी गूंजी। नहीं, विक्रम ने सहमति जताई। ऐसा नहीं है, लेकिन मैं करके दिखाता हूं। मुकाबला सीधा साधा था, ताकत की परीक्षा। दोनों तलवारें लकड़ी के एक एक टुकड़े पर घुमाई गईं। रंजन की तलवार ने अच्छी काट तो की, लेकिन कई वार के बाद उसकी धार में खरोंचें आने लगीं। विक्रम की तलवार एकदम सही रही। इसके बाद लचीलेपन की परीक्षा हुई। रंजन का ब्लेड मुड़ा तो एक तेज झटके से टूट गया। विक्रम का ब्लेड लगभग यू आकार में मुड़ा और सीधा हो गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब समझ गए कि इसका क्या मतलब है। असली युद्ध में जब जान हथियार पर निर्भर होती है, विक्रम की तलवार हर मायने में श्रेष्ठ होती है। अविश्वसनीय। राजकुमार देवेंद्र ने विक्रम की तलवार लेकर उसका वजन परखते हुए कहा, यह योद्धा का हथियार है, परेड का हथियार नहीं। राजा चंद्रवर्मन ने धीरे से सिर हिलाया। विक्रम, तुमने अपनी बात साबित कर दी। रंजन कला रचता है, तुम जीवन रक्षा के लिए औजार बनाते हो। दोनों का ही महत्व है, लेकिन मेरे सैनिकों के लिए तुम्हारा तरीका बेहतर है। फैसला हो गया। विक्रम को रॉयल मास्टर स्मिथ नियुक्त किया गया, जो शाही रक्षकों के लिए हथियार बनाने के लिए जिम्मेदार था। रंजन अब औपचारिक हथियार बनाना जारी रखेगा। दोनों के अपने अपने पद होंगे, लेकिन आगे जो हुआ उसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। विक्रम महल में काम करते हुए अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति को सिर्फ औजारों तक सीमित नहीं रखते थे। वे चीजों पर ध्यान देने लगे, कमजोरियों पर, समस्याओं पर। और चूंकि वे एक समस्या समाधानकर्ता की तरह सोचते थे, इसलिए उन्होंने सुझाव देने शुरू कर दिए। जब उन्होंने देखा कि महल के द्वार पर पुराने कब्जे लगे हैं जो लगातार जंग खा रहे हैं, तो उन्होंने संक्षारण रोधी मिश्र धातु से एक नया डिजाइन तैयार किया। जब उन्होंने देखा कि पहरेदारों का कवच बहुत भारी है, तो उन्होंने एक हल्का लेकिन उतना ही सुरक्षात्मक संस्करण तैयार किया। राजकुमार देवेंद्र, जो जंगल की घटना के बाद से विक्रम के प्रति गहरा सम्मान विकसित कर चुके थे, लोहारी से परे के मामलों में भी उनसे सलाह लेने लगे। शुरुआत में बातचीत छोटी थी। विक्रम, इस नए हथियार के डिजाइन के बारे में तुम क्या सोचते हो? लेकिन धीरे धीरे यह बढ़ती गई। विक्रम, पहाड़ों के पार सामान ले जाने में हमें समस्या आ रही है, कोई उपाय बताइए। और विक्रम उसी व्यावहारिक सोच का इस्तेमाल करते हुए जो उन्होंने जालसाजी में इस्तेमाल की थी, अक्सर आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी समाधान निकाल लेते थे। इसलिए नहीं कि उन्हें सांख्यिकी या रणनीति की शिक्षा मिली थी, बल्कि इसलिए कि वे समस्याओं के बारे में परंपरा या स्थिति के पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर स्पष्ट रूप से सोचते थे। पहाड़ी इलाकों के लिए छोटे लेकिन ज्यादा मजबूत घोड़ों का इस्तेमाल क्यों न किया जाए? वे सुझाव देते थे। युद्ध के घोड़े प्रभावशाली होते हैं, लेकिन उबड़-खाबड़ इलाकों में अव्यावहारिक होते हैं। या भारी आपूर्ति ले जाने के बजाय मार्ग पर डिपो क्यों नहीं स्थापित किए जाते? ये सामान्य ज्ञान वाले समाधान थे, लेकिन सलाहकारों द्वारा इन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता था, क्योंकि वे पारंपरिक तरीकों से बहुत अधिक जुड़े हुए थे। राजा को ध्यान आने लगा, यह लोहार साफ सोचता है। उसने अपने मंत्रियों से कहा, शायद हमें इसकी बात ज्यादा सुननी चाहिए। हर कोई खुश नहीं था। प्रतिष्ठित मंत्रीगण सरकारी मामलों में एक अशिक्षित लोहार से सलाह लेना अपमान समझते थे। उन्होंने विरोध किया, यह तो लोहार है, इसे शासन प्रशासन के बारे में क्या पता। राजा ने जवाब दिया, वह समस्याओं का समाधान करना जानता है और यह एक दुर्लभ कौशल है। दरबार में तनाव बढ़ता गया, लेकिन विक्रम की स्थिति मजबूत करने वाली घटना अभी बाकी थी। पड़ोसी राज्य मालवा का अवंती के साथ लंबे समय से सीमा विवाद चल रहा था। एक नए आक्रामक राजा के शासन में ये विवाद और भी तीव्र हो गए। युद्ध की धमकियां फैलने लगीं। एक युद्ध परिषद बुलाई गई। जनरलों ने सैन्य योजनाएं प्रस्तुत की। मंत्रियों ने कूटनीतिक रणनीति पर बहस की।
लेकिन सभी इस बात पर सहमत थे, अगर युद्ध हुआ तो यह महंगा और खूनी होगा। विक्रम, जो राजकुमार के आग्रह पर उसने मेरी जान बचाई, उसे यहाँ रहने का अधिकार है, उपस्थित थे, चुपचाप सुनते रहे। और फिर जब बहस में थोड़ा विराम आया तो उन्होंने अपनी बात कही। महाराज, क्या मैं एक टिप्पणी कर सकता हूं? कुछ मंत्रियों ने आंखें घुमाई। लोहार ने फिर से कहा, लेकिन राजा ने उसे आगे बोलने का इशारा किया। मैं इस संघर्ष के बारे में सोच रहा था, विक्रम ने सावधानी से कहा, और मुझे लगता है कि मालवा वास्तव में युद्ध नहीं चाहता। वे सम्मान चाहते हैं, अपनी ताकत की पहचान। और फिर एक जनरल ने पूछा, क्या हम उन्हें वो देते हैं जो वो चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, विक्रम ने कहा। लेकिन मैंने सुना है कि मालवा के राजा को शक्ति प्रदर्शन का बहुत शौक है। उन्हें टूर्नामेंट और प्रतियोगिताएं बहुत पसंद हैं। युद्ध की बजाय प्रतिस्पर्धा का प्रस्ताव रखना कैसा रहेगा? प्रतियोगिता? राजा ने भौहें चढ़ाईं। हाँ, दोनों राज्यों के चैंपियनों के बीच एक प्रतियोगिता। युद्ध, तीरंदाजी, कुश्ती। विजेता सीमा विवाद जीतता है। कोई युद्ध नहीं, हजारों मौतें नहीं, बस कौशल का प्रदर्शन। सन्नाटा छा गया। फिर एक बुजुर्ग मंत्री ने धीरे से सिर हिलाया। यह असल में बुरा विचार नहीं है। मालवा युद्ध की कीमत चुकाए बिना अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के अवसर की कद्र करेगा, और अगर वे हार भी गए तो उनकी इज्जत बच जाएगी। उन्हें सम्मानपूर्वक हराया गया है, कुचला नहीं गया है। बहस जारी रही, लेकिन जितना ज्यादा उन्होंने इस बारे में सोचा, उतना ही यह विचार सार्थक होता गया। प्रतिस्पर्धा के जरिए कूटनीति, बिना खून खराबे के विवादों का समाधान। मालवा के सामने प्रस्ताव रखा गया और सभी को राहत मिली कि इसे उत्साहपूर्वक स्वीकार कर लिया गया। मालवा के राजा को, जैसा कि विक्रम ने भविष्यवाणी की थी, अपने योद्धाओं की श्रेष्ठता प्रदर्शित करने का विचार पसंद आया। एक टूर्नामेंट आयोजित किया गया, और जब अवंती जीत गई, बहुत कम अंतर से, असल में दोनों बराबरी पर थे, तो सीमा विवाद अवंती के पक्ष में सुलझ गया। कोई युद्ध नहीं, कोई मौत नहीं। राजा ने विक्रम को अकेले में बुलाया। लोहार, उन्होंने कहा, तुमने अभी अभी हजारों लोगों की जान बचाई है। यह उपाय मेरे पढ़े लिखे मंत्रियों के दिमाग में कभी नहीं आया होगा। क्यों? क्योंकि, विक्रम ने ईमानदारी से कहा, वे राजनेताओं और जनरलों की तरह सोचते हैं। मैं एक लोहार की तरह सोचता हूं। जब मुझे धातु से कोई समस्या होती है तो मैं तुरंत उस पर जोर नहीं लगाता। सबसे पहले मैं एक ज्यादा स्मार्ट समाधान ढूंढता हूं। अलग तरह का ताप, अलग तरह का कोण। कभी कभी बल प्रयोग समाधान नहीं होता, बुद्धिमत्ता ही समाधान होती है। राजा ने इस साधारण व्यक्ति का अध्ययन किया, जो असाधारण ढंग से सोचता था। विक्रम, मैं कुछ अभूतपूर्व करने जा रहा हूं। मैं तुम्हें अपना सलाहकार नियुक्त करने जा रहा हूं। जन्म या शिक्षा से नहीं, बल्कि योग्यता से। जब दूसरे लोग परंपराओं में फंसे हों, तब स्पष्ट रूप से सोचने के लिए। जाहिर है, विरोध हुआ। रईसों ने शिकायत की, एक लोहार शाही सलाहकार, यह तो बेतुका है। लेकिन राजा अडिग रहे। इस लोहार ने मेरे बेटे को बचा लिया। इसने हमारे हथियारों को और भी बेहतर बना दिया, और इसने युद्ध को भी रोक दिया। इसे और क्या साबित करना है? और इस तरह विक्रम, जिसने धूल भरी भट्टी में लोहा पीटकर जीवन शुरू किया था, शाही सलाहकार बन गया। मौजूदा मंत्रियों की जगह नहीं, बल्कि एक अलग नजरिया लेकर। एक साधारण आदमी का नजरिया जो असामान्य सोचता था। आने वाले वर्षों में विक्रम की व्यावहारिक बुद्धि ने अवंती के लिए बहुत काम किया। उन्होंने अपनी जड़ों से कभी नाता नहीं तोड़ा। वे अब भी नियमित रूप से भट्टी जाते थे। वे अब भी आम लोगों से बातें करते थे, और यही वास्तविकता से जुड़ाव था जिसने उनकी सलाह को मूल्यवान बना दिया। जब मंत्री कोई ऐसा कर प्रस्तावित करते जो उन्हें उचित लगता, तो विक्रम पूछते, क्या आपने लोहारों, किसानों, व्यापारियों से सलाह ली है? क्या वे सचमुच इसे वहन कर सकते हैं? अक्सर उन्हें पता चलता कि वे ऐसा नहीं कर सकते। जब जनरलों ने शानदार लेकिन तार्किक रूप से असंभव सैन्य रणनीतियां प्रस्तावित कीं, तो विक्रम ने उन व्यावहारिक समस्याओं की ओर इशारा किया जिन्हें उन्होंने नजरअंदाज कर दिया था। वह हमेशा लोकप्रिय नहीं थे, वह हमेशा सही नहीं होते थे, लेकिन वह हमेशा ईमानदार थे और समस्याओं के बारे में हमेशा ऐसे नजरिए से सोचते थे जिस पर दूसरे लोग विचार नहीं करते थे। और राजकुमार देवेंद्र, जंगल की उस घटना ने उन्हें बदल दिया था। वे कम लापरवाह, ज्यादा विचारशील हो गए थे, और जब वे अपने पिता की मृत्यु के बाद राजा बने, तो उनका पहला काम
विक्रम को अपना मुख्य सलाहकार बनाना था। तुमने मेरी जान बचाई, देवेंद्र ने विक्रम से कहा, लेकिन उससे भी बढ़कर तुमने मुझे सिखाया कि मूल्य जन्म से नहीं बल्कि चरित्र से आता है, बुद्धि बल से बढ़कर होती है। ये सबक किसी भी राजा के लिए सोने से भी ज्यादा उपयोगी होते हैं। विक्रम ने जीवन भर 2 राजाओं की सेवा की। जब अंततः वृद्ध और सम्मानित होकर उनकी मृत्यु हुई तो राज्य में शोक छा गया और यह कहानी बार बार सुनाई जाती रही। यह कहानी उस गरीब लोहार की है जिसने हथौड़े और चालाकी से एक बाघ को मार गिराया और एक राजकुमार को बचाया, जिसने अपनी साधारण बुद्धि से उन समस्याओं का समाधान किया जो पढ़े लिखे लोगों को भी उलझा देती थीं, जिसने साबित कर दिया कि सच्ची योग्यता किसी जाति या वर्ग को नहीं पहचानती। लोहापुर स्थित उनकी भट्टी एक मील का पत्थर बन गई, उन लोगों के लिए एक तीर्थ स्थल जो मानते थे कि वे कौशल और कड़ी मेहनत के जरिए अपने जन्म से आगे बढ़ सकते हैं और उनकी विरासत मूर्तियों या मंदिरों में नहीं बल्कि उनके द्वारा अपनाए गए सिद्धांतों में बची रही। जन्म एक प्रारंभिक बिंदु निर्धारित कर सकता है, लेकिन चरित्र, साहस और बुद्धिमत्ता भाग्य निर्धारित करते हैं। समाज तब समृद्ध होता है जब वह जहां कहीं भी हो योग्यता को मान्यता देता है। और कभी कभी सबसे बड़ा ज्ञान महलों से नहीं बल्कि उन भट्टियों से आता है जहां ईमानदार लोग लोहे को गढ़ते हैं और उस मेहनत के माध्यम से वे खुद को गढ़ते हैं। ये विक्रम की कथा है, जो एक लोहार था और बाद में परामर्शदाता बन गया। यह कथा हमें यह याद दिलाने के लिए कही गई है कि महानता कहीं से भी उभर सकती है तथा किसी व्यक्ति का वास्तविक मूल्य उसके जन्मस्थान में नहीं बल्कि चरित्र की मजबूती और मन की स्पष्टता में निहित है।